मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एनसीपी शरद पवार गुट के जिला अध्यक्ष अजीत राव राणे ने किया तीखा प्रहार। जो 40 विधायक पार्टी छोड़कर गए हैं वे ईडी के डर से गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना उद्धव गुट के नेता हो, वे पार्टी छोड़कर कोई भाजपा तो कोई शिवसेना शिंदे गुट तो कोई एनसीपी अजीत दादा पवार के गुट में शामिल होने जैसी होड़ मच चुकी है। इसके बावजूद भी आज भी एनसीपी शरद चंद्र जी पवार के पूर्व नगर सेवक व उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष अजीत राव राणे ने बड़े ही गर्व के साथ पत्रकार के सवालों का जवाब और सत्ताधारी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि जो 40 विधायक शरद चंद्र पवार साहब को छोड़कर गए हैं वे लगभग 15 से 20 हजार करोड़ के मालिक गए हैं। वे ईडी के डर से अजीत दादा पवार के साथ गए हैं। और रही बात गुट की, तो शरद चंद्र पवार साहब तो वे गुट नहीं है, पवार साहब यूनिवर्सिटी है, जो उनके लिए है, कोई नया बात नहीं है। जो लोग गए हैं उनके नाम पर ही विधायक बनकर चुनकर गए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम पवार साहब के अंतिम कार्यकर्ता तक बनकर पार्टी का काम करता रहूंगा और आने वाला समय पवार साहब का ही होगा, क्योंकि पवार साहब किसानों के नेता हैं और किसान उनके साथ हैं। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर एनसीपी शरद चंद्र गुट के पूर्व नगर सेवक जिला अध्यक्ष अजीत राव राणे ने महाराष्ट्र के सत्ताधारी सरकार के बारे में क्या कुछ कहा। राणे साहब, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, मेरा ये कि आज जिस तरह से आप जानते हैं, एक आप एनसीपी के एक दिग्गज नेता उत्तर मुंबई उत्तर पश्चिम जिला में आप माने दो बार नगर सेवक आप रह चुके, धर्मपत्नी आपकी रह चुकी है, इस समय जिला अध्यक्ष के रूप में आप उपस्थित है। मेरा ये कि पट सत्य एक सवाल है कि सर, जिस तरह से अजीत दादा पवार और शरद पवार दो गुट में बट गए, इस पर क्या कुछ करना? अभी ये दो गुट कैसे हुए, क्या हुए, उसकी पूरी जानकारी मुझे बताने की जरूरत नहीं। पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को मालूम है, लेकिन हमारे पास गट नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है। आदरणीय पवार साहब के नाम का हमारे पास यूनिवर्सिटी है। पवार साहब के पास हमारे पास चेहरा है। हम पवार साहब को देश के लोग, इस महाराष्ट्र के लोग पवार साहब को मानते हैं। ये कैसा गट हुआ, क्या हुआ, कौन किसके पास गए, क्यों गए, उसके पीछे का कारण क्या है, ये गल्लो गली के लोग जानते हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए लोग गए हैं, अपने आपको बचाने के लिए लोग गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर जो लोग जाते हैं उनको जाने दो। हम पवार साहब के साथ पूरे देश में, राज्य में हम काम करेंगे। और फिर एक बार पवार साहब को, ये सब पवार साहब के लिए नया नहीं है। आप अजीत दादा के साथ में रहेंगे, पवार साहब के साथ में? हम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ, मैं लास्ट का सैनिक बोल के अजीत राव राणे उनके साथ काम करेगा। सर, उनके पास बचा क्या है? अभी तो सब उनका अजीत दादा के साथ में सिर्फ बहुमत में आप को उप मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान, उनके पास शरद पवार साहब के पास बचा क्या? उनके पास हमारे जैसे कार्यकर्ते बचे हैं, जो कार्यकर्ते के बलबूते पे, मजबूती पे जो सरकार बनाई थी, ये पार्टी बनाई थी, वही कार्यकर्ता आज पवार साहब के पास है। और पवार साहब फिर एक बार राज्य में, पूरे देश में काम करते हुए आप देखेंगे। और ये गए हैं, ये कैसे गए, ये किसके नाम से चुन के आए हैं, ये पूरे देश को मालूम है। मगर सर, आप जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी था, उन्होंने भी छीन लिया। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आज की मेरी खबर लीड है कि ये मेरी जीत है, तो आप कहाँ तक उसको मानते हैं? ये उनकी जीत नहीं है, वो जो उनके पीछे जो अदृश्य हाथ है उनकी जीत है। जो पूरा देश कैसा चला रहे, जो मोदी जी, अमित शाह है और निवडणूक आयोग, ये जो 4-5 संस्था है, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कैसा हैंडल करते हैं, उनके विरोध में जाके कोई भी डिसीजन नहीं होता है, ये सबको मालूम है।
तो निवडणूक आयोग ये हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है। ये निर्णय, ये डिसीजन ऐसा ही होने वाला था, ये भी हमको पता था। लेकिन हमारे पास घड़ी गया, हमारे पास पार्टी गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजीत दादा को हमने अभिनंदन उनको पहले ही दिन किया था, आप कर लो। लेकिन 2000 चुनाव में, 2024 में जो आने वाला लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता आपको अपनी जगह दिखाएगा, ये खाती है। मगर आपने अभिनंदन दिया है, शुभेच्छा दिया है, तो ऐसा लगता है कि अब उनके साथ ज्यादा प्रेम है। आने वाले समय में आप भी जिस तरह से बारी बारी से लोग जा रहे हैं जीता तक सर, ऐसा आप भी कोई सोचे हैं क्या? उनको हमने शुभेच्छा दिया है। कभी जमाने में हम उसके दादा के नेतृत्व में काम करने की संधि उनको मिली थी, लेकिन उनके पास भारी भारी नेता गए, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता गए नहीं है। तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता आदरणीय पवार साहब के साथ रहेंगे और पवार साहब के साथ काम करेंगे, लास्ट तक काम। ये सर मेरा नहीं कहना, ऐसा लोगों का कहना है, कई पार्टी के लोगों का कहना है, आपके भी पार्टी के जो दिग्गज नेता ऐसा कहना है कि अब शरद पवार साहब को संन्यास लेना चाहिए, अब अवस्था भी हो गई, अब ये नेतृत्व करने की जो क्षमता है उनके भतीजे में है और उनको कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। उनके साथ उनकी जो सुपुत्री है सुप्रिया जी, उनको मार्गदर्शन कर, उनको संन्यास लेना चाहिए। इससे कितना सहमत है आप? अपने अगर उनके उम्र के हिसाब से जाएंगे, पवार साहब सुबह, आज भी उनका कारोबार सुबह 6 बजे चालू हो जाता है। 6 से पूरा दिन उनका पूरे लोगों के बीच में रह के काम करने की आदत पवार साहब को पड़ी है। तो जब तक अगर ये घर में बैठ गए तो बीमारी इससे को फैला लोगों के बीच में है। और पवार साहब को आदत है कि पवार साहब घर में बैठने वाले नेता नहीं है। पवार साहब किसानों के खेती में क्या चल रहा है, खेती की क्या परिस्थिति है, वो भी बैठ के यहाँ से पूरे महाराष्ट्र के और पूरे देश की जानकारी रखते हैं। और ऐसे परिस्थिति में उनके परिवार के कुछ लोग अगर पवार साहब को छोड़ के गए रहेंगे, ये जो लोग उनके साथ जो टोली गई है, 40 लोगों की जो टोली गई है, ये कम से कम नहीं बोला तो 10-10, 15-15 हजार करोड़ के मालिक गए हैं। उनको अपनी संपत्ति बचानी है, उनके अपने परिवार को बचाना है, उनके आप को बचाना है। और ऐसे ईडी से डर से जो ईडी के अलग अलग संस्था, जो केंद्र सरकार के अलग अलग संस्था है, उनके डर से जो लोग गए हैं, उनको हमने शुभेच्छा दी थी। और हमने आज भी पवार साहब के साथ एकदम काम करेंगे। और फिर 2024 में लोकसभा विधानसभा में फिर हमारा सरकार आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में, उद्धव साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम पूरे राज्य में, पूरे देश में पूरे एक बार आपको देखेंगे। मेरा एक लाख सवाल है, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी का वर्चस्व बढ़ा है मंदिर के मुद्दे को लेकर, इस तरह से जिस तरह से हुआ है, आज घर घर जाने का जो सिलसिला चालू है, घर घर तक, घर से लेके बूथ तक, बूथ से लेके गली तक, हर जगह उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी जाए, इसको किस तरह से आप नजरिए से देखते हो कि आने वाला भविष्य क्या मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे या आपका क्या प्रक्रिया है? मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे उसके बारे में मैं कुछ बात करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन ये देश में राम मंदिर बनने के बाद अगर सभी देश के सवाल अगर छूटते हैं तो राम मंदिर हर राज्य में, हर जिला में, हर तालुका में, हर वार्ड में होना चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे प्रश्न, देश के बहुत सारे प्रश्न आज ऐसे ही पड़े। आज बेरोजगार युवक है, महंगाई हो गई, आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जाति धर्म में देश बांटा जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में अगर अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन करके राम मंदिर बन के उसका स्वागत है, राम मंदिर हमारा भगवान है, राम ही हमारे प्राण है। लेकिन वो राम को दिमाग में लेके चलना नहीं है, और राम को राजनीतिक पार्टी में उनको लाना ये उचित नहीं है। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए खतरे की घंटा है। मेरे सभी हिंदू धर्म के ये सवाल करना चाहता हूँ कि लोगों ने जो राजकीय क्षेत्र में या पॉलिटिक्स में राम को जो उन्होंने उतारा है, ये राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं, ये उचित नहीं है, बल्कि ये हमारे ही धोखे की घंटा है। तो आज ही उनसे सावधान रहना चाहिए। रही बात नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बनते नहीं बनते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उनको बनने नहीं देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। मगर सर, जैसा कि आप जानते हैं, लगभग एक हफ्ते के अंदर ऐसी गोलीबारी हुई जो बीजेपी के पार्टी और शिवसेना के गोली दो आमदारों में चली। इसमें देखो क्या स्थिति हुई वो तो अब देख रहे हैं। अभी दहिसर में विनोद सेलास जी के सुपुत्र की हत्या हुई, जिसको किस नजरिए से आप देखते हैं? हमारे आदरणीय
शिवसेना के नेता और महागठ के हमारे नेता विनोद जी घोसालकर, उनके जो लड़के हैं उनके ऊपर जो अभिषेक घोसालकर, उनके ऊपर जो गोलीबार हुआ वो निंदनीय है। लेकिन जो नेता जो एक क्रिमिनल राज्य में सरकार के जो नेता है उनको मिल के आते हैं और उसके 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद ऐसी गोलीबार होता है, तो राज्य के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य के लिए ये बहुत खतरा है कि देश की, ये राज्य की लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे अभिषेक जैसे एक अच्छे लड़के को जो इतना रिस्पेक्ट करता था, वो लड़का आज लड़के को ऑफिस में बुला के उसको मारा जाता है। और रिवॉल्वर कहाँ से आई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और महाराष्ट्र में कम से कम 1 महीने के अंदर ऐसी तीसरी चौथी घटना है। इस महाराष्ट्र की सरकार ने उसके ऊपर जरूर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। ये रिवॉल्वर कहाँ से आते हैं, उनको रिवॉल्वर कहाँ पे मिलते हैं, ये कौन है, इनके आगे पीछे कौन है। राज्य में सरकार किसी का गलत, लेकिन ऐसी हत्या, ऐसी दुर्घटना होना ये हमारे लिए और राज्य के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य के लिए अच्छा है। विपक्ष हमला कर रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या करें? कोई इस्तीफा देगा नहीं, कुछ भी कर लो, कितना भी करो, उनके ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सबको मालूम है ये राज्य कैसा चालू है, राज्य में कितनी जन की टोली है, वो नए कैसे लाए गए हैं, इन्होंने सरकार कैसा बनाया है, क्या है, सब मालूम है। लेकिन 2024 आने वाला इलेक्शन ये हमारे हाथ में है, लोगों के हाथ में, लोगों ने उसका फायदा उठाना चाहिए।